हर हर महादेव दोस्तों। हाय, मेरा नाम है अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 61 एवं 62। शरद और ईशानी की सगाई तय हो जाती है और वो लोग होटल पहुंच जाते हैं। इस वक्त शरद और ईशानी स्टेज पर सोफे पर बैठे हुए थे। ईशानी का सपना साकार होने जा रहा था। उसकी खुशी अभी चरम सीमा पर थी। कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। अतुल स्टेज पर पहुंचते हुए बुक्के के पीछे से अपना चेहरा निकालते हुए शरद के सामने बुक्के कर देता है। अब क्यों आया है? सीधे पार्टी खत्म होने के बाद ही आता। तुझे क्या लगा तेरे बिना सगाई नहीं करता? शरद नाराजगी से बुक्के लेते हुए बोलता है। क्या भाई, आपको तो पता है ना, कल मेरे एग्जाम थे और फ्लाइट की टिकट 1 बजे की थी। अभी भी कहाँ कुछ हुआ है। आपकी एंगेजमेंट तो नहीं बाकी है ना? मुझे पता है आप मेरा इंतजार कर रहे थे। अतुल जबरदस्ती दांत दिखाते हुए बोलता है। अतुल शरद पर से नजर हटाकर ईशानी की तरफ देखता है। हेलो मिस ब्यूटी, कहते कहते उसकी जुबान रुक जाती है। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? आपका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अतुल की बात सुनकर ईशानी शक जाती है। नहीं नहीं तो मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। ईशानी सामान्य होते हुए बोलती है। अतुल कुछ पल उसे देखता है और फिर मुस्कुरा देता है। हाँ, हो सकता है। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। थैंक यू। ईशानी, इससे मिलो, ये है मेरा छोटा भाई अतुल। पढ़ाई के सिलसिले में मुंबई रहता है और अभी देखो ऐसे एंड मोमेंट पर आया है। भाई कितना सुनाएंगे आप मुझे? मैं आया तो सही, लेकिन आपका फेवरेट भाई तो कहीं दिख भी नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारी तरफ पढ़ाई और मज़े नहीं करते हैं ना, अपना बिजनेस करते हैं, बहुत काम है उनके पास। शरद नीरज का पक्ष लेते हुए बोलता है। अच्छा, फिर शादी वाले दिन भी आएंगे कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है वो तो आपको भाई मानते हैं, तो आपकी बात ज़रूर मानेंगे। कहते कहते अतुल की आवाज़ मध्यम पड़ जाती है। आ रहे हैं, लेकिन गलतफहमी है तुम्हारी। वो तुम्हें भी भाई मानते हैं, बस कभी किसी को जता नहीं पाते हैं। हाँ भाई, दिल बहलाने के लिए अच्छा है। छोड़िए ये बातें, छोड़िए। आज आपका दिन है, एंजॉय कीजिए। चलिए मैं सबसे मिलकर आता हूँ। अतुल एक नज़र ईशानी को देखता है और स्टेज पर से नीचे उतर जाता है। ये तुम्हारा अपना भाई है शरद? ईशानी के सवाल पर शरद हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। हाँ भाई तो अपना ही है, लेकिन ये बड़ी माँ बड़े पापा का बेटा है। लेकिन मेरे लिए भाई से कम नहीं है। जैसे रिया है वो वैसे वो है। तुम क्यों इस तरह से पूछ रही हो? हाँ नहीं नहीं, वैसे हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। क्या? उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। हाँ, वो सबसे हंसते हुए बात करता है ना। बाकी तुम्हारी भाभी नहीं दिख रही है। शरद पूरे हॉल में नज़र घुमाते हुए बोलता है। वो नहीं आई है, ईशानी लापरवाही से बोलती है। नहीं आई है? लेकिन क्यों नहीं आई है? उन्हें क्या दिक्कत है मुझसे? हमारी शादी से वो खुश नहीं है क्या? तुमने कभी बताया नहीं। नहीं तो मैं उन्हें मनाने की कोशिश करता हूँ। उस दिन भी वो हमारे सामने नहीं आई थी और आज भी ऐसे नहीं आई है। उन्हें किसी बात की तकलीफ है क्या? शरद को लगता है धानी नाखुश है उन दोनों के रिश्ते से। अरे नहीं नहीं शरद, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती है, बस वो कहीं आती जाती नहीं है ना। लेकिन क्यों? वो क्यों नहीं आती जाती है? अरे वो विडो है ना, तो सब उन्हें मना करते हैं किसी भी शुभ काम में जाने के लिए। ईशानी जो देखती थी समझती थी, उसने बता दिया। व्हाट? ये कैसा लॉजिक है? और आजकल 21st सेंचुरी में
कौन इस बात को मानता है? क्या तुम भी इन सब में बिलीव करती हो? नहीं शरद, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मम्मी को बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन तुम तो उनकी सोच बदल सकती हो ईशानी। शरद प्लीज़, आज हमारा स्पेशल दिन है और हम उनके बारे में बात करके ख़राब कर रहे हैं। धानी के बारे में इतना बात करना ईशानी को ख़राब लग रहा था। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ईशानी, अगर हमारे स्पेशल दिन पर वो भी आते तो कितना अच्छा होता ना। तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है तो उसकी जगह तुम्हारी भाभी रहती, तुम्हें अपने बड़े भाई की कमी महसूस नहीं होती। शरद उसे समझाने की कोशिश करता है। मेरे भैया की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है, समझे तुम? और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सागर के बारे में सोचकर ईशानी की आंखों में लालिमा छा जाती है, जो शरद की नज़रों से छुप नहीं पाता है, इसलिए वो चुप ही रह जाता है। ईशानी को सच में अपनी भाई की याद आने लगी थी। आंखों से दो मोती भी बरस पड़ते हैं। सच में, अगर आज उसका भाई जिंदा होता तो कितना खुश होता। उसकी खुशियों को देखकर इधर से उधर हर काम में हाथ बटाता, हर जिम्मेदारी वो उठाता, लेकिन आज कोई नहीं था उसके साथ। शरद उसके हाथों में अपना हाथ फंसा लेता है। डोंट वरी, वो तुम्हें जहाँ से देख रहे होंगे ना, खुश हो रहे होंगे। ईशानी आंख नम किए ही हाँ में सर हिला देती है। चलिए भाई, आपको उठिए, मौका मिलना चाहिए, भाभी से बात करने का, बिजी हो जाते हैं। चलिए, अब रिंग सेरेमनी का टाइम हो गया है। आइए पंडित जी। पंडित जी आप लोगों को उधर बुला रहे हैं। स्टेज के नीचे थोड़ी दूर पर हवन का व्यवस्था किया गया था, जहाँ पर पूजा होकर दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनानी थी। रिया के साथ दोनों नीचे जाते हैं। दोनों बैठ जाते हैं। पंडित जी दोनों को टीका लगाते हुए हाथों में रक्षा सूत्र बांध देते हैं। दोनों के ऊपर चावल छिड़कते हुए मंत्रोच्चार करते हैं। साथ ही साथ अंगूठी की पूजा भी होती है। अब आप दोनों सगाई की रस्म कर सकते हैं। सब उठकर स्टेज पर आ जाते हैं। शरद ईशानी का हाथ पकड़ते हुए स्टेज पर आ जाता है। रिया और ईशानी के दोस्त आरोही दोनों को अंगूठी पकड़ा देती है। सबसे पहले ईशानी शरद का हाथ पकड़ते हुए अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी पहना देती है। तालियों का शोर होने लग जाता है। उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लग जाती है, लेकिन शरद घुटनों के बल बैठ जाता है। सब उसे आश्चर्य से देखने लग जाते हैं। ईशानी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। ईशानी, उस दिन मैं तुम्हें प्रपोज करने गया था, लेकिन हालात ऐसे बन गए, जैसा मैं सोच कर गया था वैसा कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मैं आज तुम्हें फिर से प्रपोज करना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शरद हाथ आगे करते हुए कहता है, ईशानी से यस, ईशानी से यस। उसके दोस्त चिल्लाने लग जाते हैं। भाभी, अभी भी मौका हो, आप इन्हें मना कर सकती है। रिया शरद को चिढ़ाने वाले अंदाज में बोलती है। शरद उसे घूर कर देखता है। ईशानी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है और उसके हाथों में अपना हाथ रख देती है। थैंक यू। शरद उसका हाथ पकड़ते हुए नाजुक सी अनामिका उंगली में हीरे की बड़ी सी अंगूठी पहना देता है। अंगूठी को देखकर ईशानी 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। तालियों का शोर फिर से होने लग जाता है और फिर से फूल बरसने लग जाते हैं। शरद वापस खड़ा हो जाता है। चलो आशीर्वाद ले लेते हैं सबका। शरद ईशानी का हाथ पकड़कर अरविंद जी और आराधना जी की तरफ बढ़ जाते हैं। किसी की नजर ना लगे, ठाकुर जी तुम्हें दुनिया जान की खुशियां दे। आराधना जी दिल से आशीर्वाद देते हुए बोलती है, खुश रहो, खुश रहो। दोनों सबसे आशीर्वाद ले लेते हैं। वहीं किसी का अरमान पूरा हो रहा था। पूरा परिवार खुशियां मना रहा था। तभी किसी के आगमन से पूरा परिवार चौंक जाता है कि ये कैसे यहाँ पर आ गया। सामने सारे लोगों को देखकर अरविंद जी और गोविंद जी हैरान हो जाते हैं। ये यहाँ पर कैसे आ गए? गोविंद, तुमने मेहता सनसाइन वाले को इनवाइट किया था? अरविंद जी गोविंद जी से सवाल करते हैं। नहीं भैया, आपने जिन लोगों का नाम का लिस्ट भेजा था मैंने उनको ही इनवाइट किया था।
लेकिन लिस्ट में तो इनका नाम नहीं था, तो ये बिना बुलाए कैसे आ गए? सामने मेहरा परिवार को देखकर अरविंद जी हैरान थे। पता नहीं, रुकिए मैं बात करता हूँ। अरे रहने तो, जब आ गए तो स्वागत करना बनता है। सामने देवेश अपने पूरे परिवार के साथ चला आ रहा था। हाँ, दोनों परिवारों के बीच बिजनेस रिलेशन थे, लेकिन इतने भी खास नहीं थे जो अरविंद जी उन्हें आज इनवाइट करते। रिसेप्शन में पूरा दिल्ली को बुलाने का था और शायद मेहरा परिवार को भी बुलाया जाता, लेकिन अभी उन्होंने खास रिश्तेदारों को ही बुलाया था। नमस्ते सक्सेना साहब। देवेश के पिता अशोक मेहरा हाथ जोड़ते हुए अरविंद जी से बोलते हैं। नमस्ते, आप आए, बच्चों का आशीर्वाद देने में बहुत खुशी हुई। जी जी भाई साहब, हम भी आपकी खुशियों में सम्मिलित होकर बहुत कृतज्ञ समझ रहे हैं। ये है मेरा बेटा देवेश। नमस्ते अंकल। देवेश झुककर अरविंद जी का पैर छूते हुए बोलता है। खुश रहो, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। अरविंद जी दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ जाते हैं। अरे, तुमने तो कहा था तुम इसकी बेटी से शादी करने वाले हो, लेकिन ये तो अनजानों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अशोक मेहरा अपने बेटे के कान में गुस्सा करते हुए बोलते हैं। अरे पापा रिलैक्स, रिया बिल्कुल मेरे काबू में है, नहीं तो बिना पास के सगाई में एंटर कर सकते हैं। देवेश अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंट लेते हुए बोलता है। हाय देवेश। देवेश को देखते ही रिया वहाँ पर पहुँच जाती है। हेलो, ये क्या है रिया, तुमने अभी तक अपनी फैमिली को मेरे बारे में नहीं बताया है। वो रिया अशोक मेहरा के सामने बोलने में हिचकिचा रही थी। अरे बेटा आराम से बोलो, मुझे देवेश ने सब कुछ बता दिया है और मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। अशोक मेहरा रिया के सर पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए बोलते हैं। वही तो मुझ पर प्रेशर डाल रही थी और खुद अपनी फैमिली से अभी तक नहीं बताई है। ऐसे हम लोग बिना बुलाए इस पार्टी में चले आए, अंकल भी क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। रिया, हमारी भी कुछ इज्जत है, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। सॉरी देवेश, बड़े पापा से बात करने का टाइम ही नहीं मिला और जब भी बात करने जाती हूँ तो मैं हिम्मत नहीं होती है। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? शांत देवेश, शांत हो जाओ, क्यों बच्चे को डांट रहे हो? अशोक मेरा फिर देवेश के कंधे को पर हाथ रखते हुए बोलते हैं। और बेटा कोई बात नहीं, आप तैयार हैं ना इस रिश्ते के लिए? तो मैं खुद सक्सेना साहब से बात कर लूँगा सबके सामने, आप पीछे तो नहीं हटेगी ना? अशोक मेहरा रिया को अपने शीशे में उतारते हुए बोलते हैं। रिया ना में सर हिला देती है। तो चलिए हम खुद ही सक्सेना साहब से बात कर लेते हैं, आप दोनों का बात भी हो जाएगा और आपको थोड़ा मतलब ये सब करने का दिक्कत भी नहीं होगा। जी अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप दोनों की खुशियाँ से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। सगाई धीरे धीरे अपने आखिरी चरम पर पहुंच गई थी। सारे मेहमान अब घर की ओर निकल रहे थे। बस घर के कुछ लोग ही बचे हुए थे। अरविंद जी ने कैलाश जी और ईशानी जी और सुशीला जी को भी घर भेज दिया था। अब घर के लोग ही बचे हुए थे। सक्सेना साहब। अशोक मेहरा अरविंद जी को पीछे से आवाज़ लगाते हैं, जो किसी मेहमान को विदा कर रहे थे। जी, आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ समय मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए अंदर चलते हैं। आपने खाना खाया? हाँ हाँ सक्सेना साहब, ये भी कोई कहने की वाली बात है? अपने बच्चे के फंक्शन में भी लोग कहने का इंतजार थोड़ी ना करते हैं। ये तो बहुत नेक विचार है आपके। 10 मई को शादी है, आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं सक्सेना साहब, आप बुलाएंगे और हम नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है? जैसे आज आ गए वैसे ही उस दिन भी आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं मेहरा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये छोटा सा फंक्शन था ना, तो बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया था, इसलिए उन लोगों ने जिसे बुलाया वही आ गए, लेकिन आप आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम लेकिन हम तो बिना बुलाए आए हैं, नहीं आए हैं, क्योंकि आपको तो पता है बिना पास के एंट्री यहाँ पर मिलती नहीं है। अच्छा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। फिर आपने को किसने इनवाइट किया था? आपकी बेटी ने। अरविंद जी हैरानी से मिस्टर मेहरा की तरफ देखने लग जाते हैं।
ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी आपको कैसे जानेगी? जी, आपने ठीक कहा, आपकी बेटी मुझे नहीं जानती है बल्कि मेरे बेटे को जानती है। क्या मतलब है आपका? अरविंद जी सीरियस हो चुके थे। यही कि सक्सेना कहा कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। रिया! अरविंद जी की चीखने की आवाज गूंज उठती है। क्या हुआ भैया? गोविंद जी सबसे पहले दौड़ते हुए अपने भाई के पास आते हैं। रिया! अरे भाई साहब शांत हो जाइए, बच्ची है, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरविंद जी को चिल्लाते हुए देखकर अशोक मेहरा परेशान हो जाते हैं। पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। वो तो गनीमत थी अशोक मेहरा ने सबके जाने का इंतजार किया था, नहीं तो अच्छा खासा सबके बीच तमाशा हो जाता। रिया! जी 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 बड़े पापा। रिया डर के मारे थर थर काँप रही थी। पहली बार अरविंद जी ने इतनी तेज आवाज में उसका नाम पुकारा था। ये मेहरा जी क्या कह रहे हैं? तुम इनके बेटे को पसंद करती हो? शरद को छोड़कर हर कोई हैरान हो जाता है। आराधना जी अरविंद जी के गुस्से को संभालने के लिए उनके पास आती है। बोलती क्यों नहीं हो? क्या तुम इनकी बेटे को जानती हो? अरविंद जी की गुस्से भरे आवाज को सुनकर रिया की आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं और गले में घिघी सी बन गई थी, जिस वजह से उसकी आवाज भी बाहर नहीं आ रही थी। क्या कर रहे हैं आप? इस तरह से डांटेंगे तो वो कैसे बोल पाएंगी? देख तो लीजिए आप कहाँ खड़े हैं, ऐसे इतने लोगों के सामने अपनी बेटी को डांट रहे हैं। आराधना जी अरविंद जी को डांटती है। हाँ बड़े पापा, आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? प्लीज शांत हो जाइए। शरद रिया को सीने से लगाते हुए अरविंद जी को शांत करते हो। अरविंद जी चारों तरफ नजर फिराते तो होटल के वेटर और मैनेजर भी रुककर उन लोगों का तमाशा देख रहे थे। आज भी हमारी सोसाइटी में अगर बेटा किसी लड़की को पसंद करता है तो सब इस बात को नॉर्मली लेते हैं। भले ही मंजूरी ना दे लेकिन कोई तमाशा खड़ा नहीं होता है। लेकिन बेटी अपने मुंह से ये कह दे कि वो किसी को पसंद कर दिया तो एक पिता के सर पर बम की तरफ फूटता है, चाहे सोच कितना भी मॉडर्न हो जाए। और वही अरविंद जी के साथ हो रहा था। ऐसे रिया के बारे में सुनकर वो बुखला गए थे और अपनी उपस्थिति भी भूल गए थे कि वो कहाँ पर हैं। हाँ हाँ सक्सेना साहब, हम बैठकर शांति से बात करते हैं ना। बच्चे तो एक दूसरे को पसंद तो किया है, तो आज की सोसाइटी में कॉमन है। दोनों ने ना भागकर हमारे घर की तो इज्जत तो नहीं उछाली ना। मिस्टर मेहरा अपने बातों में चाशनी के अरविंद जी को डुबोने की कोशिश कर रहे थे। और मेरी बेटी कभी ऐसा कर भी नहीं सकती है, ये बात आप समझ लीजिए मेहरा साहब। कभी भी मेरा नाम वो खराब नहीं कर सकती है ऐसे काम करके, और कभी भी वो ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मुझे तकलीफ हो। मेरी परवरिश है। अरविंद जी गर्व से बोलते हैं। जब आपको अपनी बेटी पर इतना भरोसा है तो फिर उसे रुला क्यों दिया? आराधना जी शिकायत लहजे में बोलती है। क्योंकि इतनी बड़ी बात मुझे लोगों से पता चल रही है, क्या ये मुझे नहीं बता सकती थी? सॉरी बड़े पापा, मुझे डर लग रहा था। मैं बहुत बार कोशिश करते हुए आपके पास बोलने गई थी, लेकिन आपके सामने हिम्मत नहीं हो पाई। आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। अगर आपको देवेश पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। आप जब जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगी, लेकिन आप गुस्सा मत होइए ना। आपको ऐसे गुस्से होते हुए देखकर मुझे रोना आ रहा है। रिया सुबकते हुए बोलती है। वही रिया की बात सुनकर देवेश और उसके पिता की हैरानी से मुंह खुला का खुला रह जाता है। उन दोनों के अरमानों पर तो रिया ने अपने आंसुओं की बाढ़ ला दिया था, जिसमें सब कुछ बहने को तैयार था। अब आगे फैसला क्या लेने वाले थे अरविंद जी, ये तो आप लोगों को आने वाले भाग में पता चलेगा। तो चलिए, आज का भाग यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी नए भाग के साथ। तब तक के लिए अगर कहानी अच्छी लगती है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगले आने वाले भागों का इंतज़ार करें। थैंक यू।